Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA, है ना? Let's learn with DA. Let's learn with DA में हम क्या कर रहे हैं? हम 2 दिन से कर रहे हैं पॉलीमर. बायोमोलिक्यूल्स ख़त्म हो गया है, पॉलीमर स्टार्ट किया है, पॉलीमर के 2 लेक्चर हो गए हैं. आज मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, ठीक है? तो परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो, डे before yesterday we started polymer and we finished addition polymerization, चेन पॉलीमराइजेशन जिसको कहते हैं. एंड yesterday वी फिनिश्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना. तो आज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे आज हम लोग करेंगे को पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना. क्या करेंगे आज हम लोग? को पॉलीमराइजेशन आज ख़त्म कर देंगे या फिनिश करेंगे, ये चैप्टर ही फिनिश कर देंगे. एंड उसके बाद एक चैप्टर रहता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसको भी ख़त्म करेंगे. फिर हम लोग बुक 1 स्टार्ट करेंगे ना. जल्दी कोशिश करते हैं ख़त्म करने की. सो स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है. क्या है हमारा टॉपिक? कोपॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमराइजेशन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन हो गई, पॉलीमर्स बना दिए. अब हम लोगों ने कोपॉलीमर्स बनाने हैं, ठीक है. मैंने कहा था कि ये मैं करवाऊंगी, तो बुक नहीं लाई हूँ, ऊपर आई हूँ मैं, बुक नहीं लाई हूँ, तो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है. तो एक्सक्यूज़ मी हाँ सॉरी, मैं ऊपर आ गई हूँ तो वही मुझे ठंड लग जाती है. अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं. कोपॉलीमराइजेशन इज़ अ पॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमराइजेशन एक ऐसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीशीज इज अलाउड टू पॉलीमराइज, ठीक है ना. नाम हो गया ना कोपॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमराइजेशन में नाम ही आता है कि कुछ मोनोमर्स या फिर कुछ पॉलीमर्स जो होते हैं, कोपॉलीमराइजेशन कुछ मोनोमर जो होते हैं, स्पीशीज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जब वो कर जाते हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस बनाते हैं, ठीक है ना. वो पॉलीमराइज हो जाते हैं, फिर वो बनाते हैं कोपॉलीमर्स. तो इस डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करेंगे. कोपॉलीमराइजेशन इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन, ठीक है. एक या एक से ज़्यादा, एक नहीं, दो मोर देन वन, 2 या 2 से ज़्यादा हो गया. स्पीशीज इज अलो टू पॉलीमराइज एंड फॉर्म अ कोपॉलीमर, ठीक है ना. वो दोनों पॉलीमराइज होते हैं और कोपॉलीमर्स बनाते हैं. द कोपॉलीमर कैन बी मेड नॉट ओनली बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. मतलब ये जो कोपॉलीमर होते हैं ये सिर्फ कैन बी मेड नॉट ओनली सिर्फ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से नहीं बनते, वो जो एडिशन वाला था, ठीक है ना, सिर्फ उससे नहीं बनते, बट बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बनते हैं. एंड इट कंटेन्स मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर, ठीक है ना. इसमें क्या रहता है? इट कंटेन्स मल्टीपल यूनिट ऑफ ईच मोनोमर यूज इन द सेम पॉलीमेरिक चेन, ठीक है. इट कंटेन किसमें? कोपॉलीमराइजेशन में क्या कंटेन रहते हैं? मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर्स, ठीक है. मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर होते हैं यूज इन द सेम पॉलीमेरिक चेन के अंदर. एंड देन क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल हो गया अ मिक्सचर ऑफ किसका? ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है. ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड किसका वाला? स्टेरीन, ठीक है. ये कैन फॉर्म अ कोपॉलीमर, ये कोपॉलीमर भी बनाता है, ठीक है ना. कैन फॉर्म कोपॉलीमर. क्या क्या नाम है इसका? ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड स्टेरीन. तो चलो रिएक्शन पढ़ेंगे. ओ बाबा, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? सो ये आपकी रिएक्शन होगी, है ना. छोटा बड़ा करना पड़ता है. थोड़ा बड़ा करूँ? थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ. ये आपका आ गया 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन. ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, ठीक है ना. ब्यूटाडाइन एन टाइम्स हो गया. और यहाँ पे ले लिया इन्होंने स्टेरीन. स्टेरीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर, बेंजीन या फिनोल के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है, ठीक है ना. यहाँ पे ये आ जाता है आपका स्टेरीन ब्यूटाडाइन. इन दोनों को काम करवाया है. इन दोनों को क्या किया? कोपॉलीमराइजेशन करवाई, इनमें पॉलीमराइजेशन करवा दी इनको, तो हमको मिला ब्यूटाडाइन स्टेरीन कोपॉलीमर, ठीक है ना. ये ज्वाइन हो गया ये सारा का सारा. इसका H जो है वो ऑब्वियसली ये कम कर हो जाएगा. एक H गया और कुछ गया और कुछ तो गया होगा. एक H गया यहाँ से, कहीं गया ये जाके कहीं अटका या नहीं अटका? डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना. कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन है
और क्या क्या फ़र्क पड़ा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था, वहाँ पे ये कंबाइन हो गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं चाहिए अब इसको, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। ब्यूटाडाइन का दिख नहीं रहा होगा, इसको छोटा करती हूँ आपको, है ना। यहाँ से पूरी रिएक्शन मिली। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड गायब हो गया, क्योंकि इसके साथ लिंक कर गया ना, ये वाले कार्बन के साथ लिंक कर गया, तो इस वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन ग्रुप की, है ना, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ये इसके साथ कंबाइन हो गया। फिर ये वाले ग्रुप में इसको ज़रूरत पड़गी, कौन से वाले को, इसको ज़रूरत पड़गी डबल बॉन्ड की, फिर इन दोनों ने डबल बॉन्ड ले लिया, फिर इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। अब रेजोनेंस नहीं बोलूँगी इसको मैं क्या बोलूँगी, जब कंबाइन हो गए तो जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड की ज़रूरत थी वहाँ पे पड़ी, बाकियों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो कंबाइन हो चुके थे एक दूसरे के साथ, कोपॉलीमर्स बना लिया उन्होंने। तो कोपॉलीमर हैव द प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कोपॉलीमर क्या है, हैव प्रॉपर्टीज़ क्वाइट, जो कोपॉलीमर में प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं किससे, होमोपॉलीमर्स से, ठीक है। होमोपॉलीमर्स से जो क्वालिटीज़ होती हैं कोपॉलीमर्स की, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो फॉर एग्जांपल हो गया आपका ब्यूटाडाइन एंड स्टेरीन। ये जो ब्यूटाडाइन स्टेरीन पॉलीमर बनाया है इज़ क्वाइट टफ, ये टफ होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, टफ मतलब थोड़ा सा रिजिड होता है, सख्त होता है, सख्त, ठीक है। एंड इज़ गुड सब्सिट्यूट होता है फॉर नेचुरल रबड़ के लिए, नेचुरल रबड़ के लिए ये अच्छा एक सब्सिट्यूट रहता है नेचुरल रबड़, ठीक है ना। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो टायर्स, ओके। अब टायर्स वगैरह जो है वो रबड़ के बनते हैं, रबड़ के भी बनते हैं ना। फ्लोर टाइल्स हो गया, फुटवेयर कंपोनेंट्स हो गया, फुटवेयर के नीचे भी कंपोनेंट्स लगते हैं, उसको भी चाहिए होता है, हार्ड रबड़ चाहिए रहता है ना। रबड़ पहले तो सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड क्वालिटीज़ उसकी हार्ड की जाती है, केबल इंसुलेशन हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा कोपॉलीमर जो है वो काम आता है, ठीक है। तो अगला वाला टॉपिक जो है कोपॉलीमराइजेशन की सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो है आपकी रबड़, ठीक है। रबड़ रबर रबर रबड़ नहीं रबर, रबर, ठीक है, रबर बढ़ेंगे। अभी नया टॉपिक जो आपका है, ठीक है, इसके साथ वाला कोपॉलीमराइजेशन के साथ वाला टॉपिक है आपका आ गया रबर, रबर, ठीक है, रबर। तो आपका दो टाइप के रबर है, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल रबर हो गया और सिंथेटिक रबर हो गया। सो नेचुरल रबर किससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हम जानते हैं, जिनको हमको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है, आपका पता नहीं, कमेंट करके बताना अगर आपको मज़ा आता है तो, ठीक है। तो नेचुरल रबर हो गया, रबर क्या है, इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एंड इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमेरिक पॉलीमर, ठीक है ना। रबर क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमर होता है, पोजेस करता है, इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। नेचुरल है, कहाँ से निकलता है, पेड़ से, राइजन से निकलता है, ठीक है। रबर क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, पोजेस करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इसमें। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमेरिक पॉलीमर, इसको इलास्टोमेरिक पॉलीमर भी बोला जाता है। एंड इन इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है ना। ये जो द पॉलीमर चेन होती है आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहती हैं इसमें, ठीक है ना। द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेस क्या होता है, परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच। यही जो वीक बाइंडिंग फोर्सेस रहती हैं परमिट करती हैं पॉलीमर को टू बी स्ट्रेच, उसको स्ट्रेच करने में ये जो वीक बाइंडिंग फोर्स होती हैं, अगर स्ट्रॉन्ग होती हैं तो रिजिड बना देता है, समझ रहे हो। अगर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस होती है तो वो क्या करते हैं, कंपाउंड को या सबस्टांस को क्या कर देते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड कर देते हैं। हार्डनेस वाला इलास्टिक थोड़ी होगा, लेकिन जो वीक बाइंडिंग फोर्सेस रहती हैं वो क्या करती हैं, वो इलास्टिक होने का उसको चांस देती हैं, है ना, इलास्टिक होने का चांस देती हैं। रबड़ में जो मेन क्वालिटी है वो इलास्टिसिटी है ना। हाँ, ये अलग बात है कि जो अपने लिमिट पे आ जाएगा फिर तो टूट जाएगा, अब इलास्टिसिटी का भी एक लिमिट होगी ना उसकी। तो दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेस, ये जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहती हैं, वीक बाइंडिंग फोर्सेस परमिट करती हैं, परमिट मतलब एलो करती हैं पॉलीमर्स को टू बी स्ट्रेच्ड एंड अ फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस करते हैं इन बिटवीन द चेन। ये जो फ्यू क्रॉस लिंक्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं इन बिटवीन द चेन विच हेल्प द पॉलीमर टू retract which help the polymer to retract to its original position after the force is released। after जब force हम लोग रिलीज करते हैं, अरे खींच लिया ना, अब रिलीज भी करनी है तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, रिट्रैक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। रबड़ ऐसे ही करता है ना, इलास्टिक
लास्ट हो जाता है, फिर बाद में उसको छोड़ दो तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। यही चीज़ लिखी हुई है उन्होंने, ठीक है ना। ये इंग्लिश में जो इतना सारा इंग्लिश मारी है, ये यही चीज़ लिखी है उन्होंने। नेक्स्ट आपका आ गया रबर हैज़ अ वैरायटी ऑफ यूजेस। अब रबर की बहुत सारी यूजेस हैं, वो तो हमें भी पता है, हम अगर लिखने पे आ जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं इस पर, है ना। तो रबर हैज़ अ वैरायटी ऑफ यूजेस, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फॉर द रबर लेटेक्स। कहाँ से निकलता है रबर ट्री जो होता है उसके लेटेक्स से निकलता है, विच इज़ अ कोलाइडल डिस्पर्शन, ठीक है। वो एक कोलाइडल है, कोलाइडल सोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया हुआ है, मैंने सोल्यूशन पढ़ा दिया हुआ है। कोलाइडल क्या होता है, उसके पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज़ जो है वो 10 से लेके 10 तक म्यू तक होता है, ठीक है ना। रबर इन वाटर, कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर होता है वो जो रबर लेटेक्स होता है। दिस लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री, और ये लेटेक्स कहाँ से मिलता है हमको, रबर ट्री से मिलता है, विच इज़ फाउंड इन इंडिया, इंडिया में मिलता है, श्रीलंका में भी मिलता है, इंडोनेशिया में भी मिलता है, मलेशिया में भी मिलता है, एंड साउथ अमेरिका में भी मिलता है। ट्रॉपिकल जोन्स में मिलता है, बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज है ना नीचे वाले, पता है ना। अर्थ गोल होती है। अब ये जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैं ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, कभी कभी होता है ना एक्स्ट्रा नॉलेज देना अच्छा लगता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वाला एरिया, तो ये जो होता है ये ट्रॉपिक एरिया होता है, यहाँ पे मिलते हैं। तो इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो भी तो ट्रॉपिक ऑफ इसमें कैंसर के नीचे पड़ता है ना। तो श्रीलंका भी तो यहाँ पे पड़ता है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब यहाँ पे पड़ते हैं, यहाँ पे, है ना। साउथ अमेरिका कहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है साउथ अमेरिका, ये अमेरिका हो गया ना, यहाँ पे भी तो साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो नेचुरल रबर क्या हो गया, मे बी कंसीडर एज द लीनियर पॉलीमर। तो नेचुरल रबर क्या है, मे बी कंसीडर एज द लीनियर पॉलीमर कहलाता है उसको, ऑफ आइसोपेरीन, ठीक है, आइसोपेरीन, जिसमें होता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। ब्यूटाडाइन इज ऑल्सो कॉल्ड सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन बोला जाता है इसको, ठीक है, पॉलीआइसोप्रीन बोला जाता है, नाम याद रख लो इसका। नेचुरल रबर में भी कंसीडर एज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ किसका, आइसोपेरीन, जिसका फॉर्मूला है, जिसका नाम है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। जब इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो हम लोग बोलेंगे इसको आइसोपेरीन भी बोला जाता है। अब देख लो इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो ये देखो, ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये एक दूसरे के साथ अटैच करके प्रॉपरली एक बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। CH3 और H वाला सेपरेट है, जो CH2 वाले हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, इंटरमॉलिकुलर वीक बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो CH2 वाले, ध्यान से देख लो, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। अब काउंटिंग जो है वो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे ना, जहाँ पे CC है, ऐसे थोड़ी करेंगे, बड़ा वाला देखेंगे, बड़ी चेन देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1-2 कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो 2-मिथाइल, यहाँ पे 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है ना, नहीं 2 के ऊपर, अच्छा मिथाइल 1 2 यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, जहाँ पे बड़ा लगा होगा वहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 2, तो ये आप आ गया 2-मिथाइल, 1 और 3 के ऊपर ब्यूटाडाइन लग गया, ठीक है, ब्यूटाडाइन, ओके। 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन, यहाँ पे तो 2-3 के ऊपर है ब्यूटाडाइन, चलो ठीक है। तो ये नेचुरल रबड़ हो गया, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन कंबाइन करके एक नेचुरल रबड़ की फॉर्म दे देते हैं इसको, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। सो ये आपका आ गया आइसोपेरीन। आइसोपेरीन क्या बोल रहा है, कहाँ गई बुक, ये आइसोपेरीन है, आइसोपेरीन यही है, आइसोपेरीन जो ऊपर स्ट्रक्चर बता रहा था ना, ये जो उन्होंने बताया, ये स्ट्रक्चर यही है, देख लो साथ में देख लो, ये देखो ये यही है, ये चीज़ है ना, यही है आइसोपेरीन, इसको आइसोपेरीन भी बोला जाता है। जब आप ब्रांच स्ट्रक्चर बना देते तो आइसोपेरीन भी बोला इसको, ठीक है, यही चीज़ है। CH2, अरे मैं कंपैरिजन करवा देती हूँ ना, ये रुको, ये CH2 हो गया, CH3 हो गया, ये C
और ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है क्योंकि किसी के साथ ज्वाइन नहीं किया हुआ है। जब ये ज्वाइन कर लेगा तब इसको डबल बॉन्ड की ज़रूरत ही नहीं है ना, है कि नहीं, है ना। चलो फिर जैसे ऊपर वाला किया था अभी हम लोगों ने, ठीक है। तो आगे क्या है, दिस इज पॉलीआइसोमेरीन जो होते हैं मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन, इनके पास बहुत सारी चेन्स बना सकते हैं टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन एंड हैज़ अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, एंड इनका है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, दस इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच रहते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और एक्सेप्ट करते हैं इलास्टिक, कौन सी प्रॉपर्टीज़, इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो हम लोग जिसके लिए रबड़ फेमस है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है। वीक वैन डर वाल इंटरेक्शन होती है इसमें, ये एक दूसरे के साथ वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के साथ कंबाइन होते हैं, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सो दैट ये स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच होते हैं एंड इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब क्या है, अब है नया, इसी के साथ है वल्क्यूनाइजेशन ऑफ रबड़, क्या है, VUL, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, नेचुरल रबर क्या करता है, बिकम सॉफ्ट हो जाता है एज हाई टेम्परेचर, ठीक है। नेचुरल रबर क्या करता है, सॉफ्ट हो जाता है एट किसके ऊपर, हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 335 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, एंड ब्रिटल हो जाता है एट लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर ठंड बढ़ जाती है तो ये हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, रबड़ में ही होता है ऐसा, ठीक है। इसका हाई टेम्परेचर कितना होता है, 335 केल्विन से ज़्यादा होता है, और ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, ठीक है। सॉफ्ट इतने केल्विन टेम्परेचर पे हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है कितने, 283 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ये हार्ड हो जाता है, हार्डनेस आ जाती है इसमें, ब्रिटल हो जाता है। एंड शो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी होती है रबड़ के अंदर। इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या करते हैं, सॉल्युबल होते हैं, यस ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर्स में, ठीक है। वाटर तो पोलर है लेकिन नॉन पोलर्स में भी सॉल्वेंट है। एंड इज नॉन रेसिस्टेंट टू, ये नॉन रेसिस्टेंट होते हैं टू अटैक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये नॉन रेसिस्टेंट होते हैं जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस पर अटैक करता है। तो टू इम्प्रूव अपॉन दिस फिजिकल प्रॉपर्टी, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें, जैसे हाई टेम्परेचर पे जल्दी सॉफ्ट हो जाना, जल्दी हार्ड हो जाना, ठीक है, पानी के साथ घुल जाना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होना, एंड साथ में नॉन पोलर के साथ भी घुल जाना, नॉन रेसिस्टेंस वाली, ये तो बेकार क्वालिटीज़ होगी ना। इलास्टिक वाली प्रॉपर्टी तो लेनी है ना, अब जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है ना। जैसे अलॉयज़ बनाते हैं सोने को बेटर बनाने के लिए, सॉफ्ट से थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, या फिर स्टील बनाने के लिए हमको अलॉय बनाना पड़ता है, दूसरा कंपाउंड उसमें मिक्स करना पड़ता है। वैसे ही इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अ फिजिकल वल्कनाइजेशन कैरिड आउट, ठीक है। अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन, इसको बनाते हैं, ये प्रोसेस करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है पढ़ेंगे, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर, ठीक है। एक रॉ रबर को, एक नहीं मतलब रॉ रबर लेना है, उसमें सल्फर डालना है, सल्फर डालेंगे एज एन अप्रोप्रिएट एडिटिव, जितना एडिटिव ज़रूरी है, जितना उसको ऐड करने के लिए ज़रूरी है उतना, एट अ टेम्परेचर रेंज, उसकी टेम्परेचर की रेंज कितनी रहेगी, 373 केल्विन से लेके 415 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हम इसको हीट करेंगे सल्फ़र के साथ, जितना चाहिए उतना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ऑन वल्कनाइजेशन क्या होता है, सल्फ़र फॉर्म्स क्रॉस लिंक, वो क्या करता है, सल्फ़र क्या करता है, रबड़ के साथ क्रॉस लिंकिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। आइसोप्रोपीन उसके साथ सल्फ़र क्रॉस लिंक करना शुरू कर देता है, उससे क्या होता है, रिएक्टिव साइट्स जहाँ पे रिएक्टिव होना था वहाँ पे क्रॉस लिंक करना शुरू कर देता है, एंड दस द रबड़ क्या होता है, थोड़ा सा स्टीफन हो जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इलास्टिक नहीं रहता उसमें, क्या होता है वो स्टिफनेस हो जाती है उसमें, ताकि वो दोबारा डीमोल्ड ना हो, मतलब इतना ज़्यादा बेकार क्वालिटी का ना हो कि जल्दी से ब्रिटल हो जाए, जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए उसमें सल्फ़र डाल दिया जाता है, ठीक है। वो क्रॉस लिंक्स बना देता है एट अ रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड्स, एंड दस रबड़ जो होता है गेट स्टीफन हो जाता है। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टायर रबड़, जब हम लोग रबड़ बनाते हैं, टायर रबड़ के टायर बनाते हैं, ठीक है ना, 5% ऑफ सल्फर इज यूज होता है, ठीक है ना। अब डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट परसेंटेज ऑफ सल्फर डाला जाता है। अब रबड़ जो होता है थोड़े हार्ड होते हैं ना, टायर के रबड़
वो हार्ड होते हैं, उसमें 5% सल्फर डाला जाता है, इज यूज एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द वल्कनाइज्ड रबड़, ये जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके, वल्कनाइज्ड रबड़ मॉलिक्यूल के, आर डिपिक्टेड बिलो, ठीक है, उसको डिपिक्ट किया गया है नीचे। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ये देखो ये आपका आ गया 1,3 क्या था, ब्यूटाडाइन, हाँ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये सल्फ़र के साथ यहाँ पे अप्रोप्रिएट जगह पे इसने बॉन्ड बना दिए, यहाँ पे H गायब करके खुद सल्फ़र ने जगह ले ली उसकी। एंड यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे कंबाइन हो गए। यहाँ पे एक का बता रहे हैं तो एक यहाँ पे ईन वाली फॉर्म आ गई है, ये देखो। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स उन्होंने बता दिए। ये इस तरह से स्ट्रक्चर सल्फ़र जो है वो जितनी क्वांटिटी में होगा उतनी अप्रोप्रिएट जगह ले लेगा, जितनी क्वांटिटी में डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा वो करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कम डालेंगे तो एक आधा बॉन्ड बनाएगा। उसी हिसाब से जो रबड़ की क्वालिटी है वो हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया है, नेचुरल रबड़ पढ़ लिया हम, अब हम लोगों ने पढ़ना है सिंथेटिक रबड़। क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ में क्या लिखा हुआ है, सिंथेटिक रबड़ क्या कहता है, रबड़ इज़ एनी वोल्कनाइज्ड, सिंथेटिक रबड़ इज़ एनी वोल्कनाइज्ड रबड़, कोई भी वोल्कनाइज्ड रबड़ जो होता है वो सिंथेटिक ही होता है, लाइक पॉलीमर हो गया, विच इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच। बिल्कुल, रबड़ ऐसा रबड़ जो सिंथेटिक होता है, मैनमेड होता है, जिसमें क्वालिटी होती है स्ट्रेच होने की, ठीक है, टू ट्वाइस इट्स लेंथ, अपनी लेंथ से। अगर इतना लेंथ है तो ये स्ट्रेच करके इतना हो जाना चाहिए, नहीं इतना है तो इतना हो जाना चाहिए, अपनी लेंथ से ट्वाइस, ठीक है, स्ट्रेच होने की जिसमें पावर होएगी। हाउएवर इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट्स वाई जब ये रिटर्न हो जाएगा अपनी इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे, एंड साइज एज सून एज एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्सेस रिलीज, ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज से डबल हो जाएगा एज सून एज द एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्सेस रिलीज हो जाएगी। द सिंथेटिक रबड़ जो होता है, और आइदर क्या हो जाता है, होमोपॉलीमर हो जाता है, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव हो गया, यहाँ फिर कोपॉलीमर हो सकते हैं, ठीक है, होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं या फिर कोपॉलीमर भी हो सकते हैं, 1,2-1,3 ब्यूटाडाइन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, विद अनदर सैचुरेटेड मोनोमर्स। देखो 2 हैं, होमोपॉलीमर भी 1,3 ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव हो सकते हैं एंड कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। को क्या है, सेम के साथ कोपॉलीमराइजेशन, होमो क्या है, अपने आप के साथ करानी किसी तरह से पॉलीमराइजेशन। अब ऊपर याद होगा, आपने अपने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। नाउ है प्रेपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबड़। अब कुछ सिंथेटिक रबड़ है जिनका नाम है, ठीक है, फेमस, तो उसका आप प्रेपरेशन हमें बता दो, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते हैं प्रेपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबड़। प्रेपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबड़ क्या है, नियोप्रीन, सबसे पहले आ गया आपका नियोपाइरीन, 2 है, ठीक है। सो नियोपेरीन आ गया आपका। नियोपेरीन क्या बोल रहा है, नियोपेरीन इज अ पॉलीक्लोरोपेरीन। नियोपेरीन क्या है, पॉलीक्लोरो, पॉली मतलब बहुत सारे, क्लोरो और क्लोरीन भी होगा इसमें, पेरीन हो गया, क्लोरोपेरीन हो गया, इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपेरीन, ठीक है। सो क्लोरोपेरीन हो गया 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा 1,3 डाइन, पॉलीमराइजेशन हो गया, ये आपका आ गया नियोपेरीन हो गया, ठीक है। क्या आ गया आपका, नियोपेरीन हो गया, नियोपेरीन हो गया, CH2C, एक सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड CH, CH2 और उसके बाद हो गया N टाइप हो गया। सो क्या है, इट इज़ क्या है, सुपीरियर रेसिस्टेंस टू वेजिटेबल, इट हैज़ अ सुपीरियर रेसिस्टेंस टू वेजिटेबल, रेसिस्टेंस होती है किसके लिए, इट हैज़ सुपीरियर रेसिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल, ठीक है, रेसिस्ट करता है किसको, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल को। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट बनाने के काम आता है, गैस्केट्स बनाने के काम आता है, एंड हॉसेस बनाने के काम आता है। हॉसेस क्या है, सो हॉसेस एंड गैस्केट क्या है, गैस्केट हम लोगों ने कल भी वर्ड पढ़ा था ना, गैस्केट क्या होता है, 2 मेटल प्लेट्स में, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट में, इन दोनों में घर्षण ना हो तो यहाँ पे एक रबड़ पाइप दी होती है ना, रबड़ दिया होता है, कुछ मशीनों में दिया होता है, घर पे भी हम देखते हैं मेटल के कुछ परतों में बीच में एक रबड़ की वो दी होती है, फ्लैट सरफेस सा, फ्लैट सा रबड़ डाला होता है ताकि इन दोनों में घर्षण ना पैदा हो, ठीक है, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। सो वो होती है गैस्केट। एंड हॉसेस होता है पाइपें, पानी सप्लाई करने वाली पाइपें होती है ना, ठीक है, बड़ी पाइप छोटी पाइप, वो होती है हॉसेस, ओके। हाँ, नेक्स्ट है आपका ब्यूना, N, BUNA, ब्यूना N हो गया, ठीक है। तो यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट
किसके साथ किसके बारे में, ब्यूना एस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ब्यूना एस के बारे में हमने पढ़ा था ऊपर जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये चेन ग्रोथ पढ़ रहे थे या फिर स्टेप ग्रोथ पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने ब्यूना एस के बारे में पढ़ा था। ब्यूना एस कहीं तो पढ़ा था, नायलॉन 6, ये तो हम लोगों ने स्टेप ग्रोथ में पढ़ा था, ब्यूना कहीं में पढ़ा था। चलो आप मुझे बताना कहाँ पे पढ़ा था, आप मेरे को बताना, ठीक है। तो ब्यूना एस पढ़ा था इज द सेक्शन क्या है 15.13 में पढ़ा था हम लोगों ने 15.13 आ गया। 15.2 है, 15.13 कहाँ पे? चलो छोड़ो, बाद में देखते रहना बैठ के यार, छोड़ो। तो ब्यूना एन क्या है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोपॉलीमराइजेशन। ब्यूना एन कहाँ से कैसे क्रिएट होता है, कोपॉलीमराइजेशन किसकी 1,3-ब्यूटाडाइन एंड 3-डाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन 1, 3-डाइन एंड थर्ड है आपका एक्रेलोनाइट्राइल, ACRYL, एक्रेलोनाइट्राइल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। सो आपका आ गया, ये आपका आ गया 1,3-ब्यूटाडाइन, ये एक्रोनाइट्राइल हो गया, ठीक है। 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया और ये आपका आ गया एक्रेलोनाइट्राइल। क्या है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, CN हो गया, ये है एक्रेलोनाइट्राइल, इसको बोला जाता है एक्रेलोनाइट्राइड। कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, मीथेन इथेन, इथेन के साथ साइनाइड लगा हुआ है ना, ईन ग्रुप है और साइनाइड लगा हुआ है। कोपॉलीमराइजेशन हो गई इनमें, इन दोनों को कोपॉलीमराइज कराया तो ये बन गया ब्यूना एन। फ़र्क क्या पड़ा, कंबाइन हो गया सारा कुछ, दोनों एन टाइम्स थे, एन बाहर आ गया, ये देखो दोनों एन टाइम्स थे तो एन क्या किया, बाहर आ गया एंड ये कंबाइन हो गया सारा, ठीक है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड अब ज़रूरत है वहाँ आ गई, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कैंसिल होगी। सो ये आपका एक्रेलोनाइट्राइल 1,3-ब्यूटाडाइन, यहाँ पे आ गया ब्यूना एन, ठीक है जी। सो इन रेसिस्टेंस, इट इज़ रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, इट इज़ रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये रेसिस्टेंट है टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल से, पेट्रोल के एक्शन से रेसिस्टेंट, अपने आप को रेसिस्ट कर लेता है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल से भी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से भी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, ऑयल सील्स के लिए, टैंक लाइनिंग के लिए, ठीक है ना, टैंक लाइनिंग्स के लिए बनाया जाता है, ऑयल सील्स के लिए बनाया जाता है एंड ये अपने आप को बचा लेता है, रेसिस्ट हो करता है पेट्रोल से, ल्यूब्रिकेंट ऑयल से एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। ब्यूना एन, ओके। अब ये क्वेश्चन दिए हुए ब्यूना एन और ब्यूना एस का डिफरेंस है ना, ब्यूना एन आपने ऊपर पढ़ा है, ब्यूना एस का ये आई थिंक क्या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को दो, ठीक है, लिखोगे थोड़ी, बस कर लिया है तो मुझे बता देना, ये आपको मिल जाएगा आंसर्स। तो अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड नायलॉन 66 हो गया, ब्यूना एस हो गया, पॉलीथीन हो गया। आप मुझे बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ ब्यूना एस क्या है, इसमें वो है रिजिडिटी है, कम है इसमें, है ना। पॉलीथीन में थोड़ी रिजिडिटी होती है, नायलॉन 6 में क्या होता है, रिजिड होता है, ये कपड़ा टाइप का होता है, नायलॉन 6 है ना, कपड़ा होता है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इसकी होती है, उससे कम इसकी होती होगी, फिर ब्यूना एस की सबसे कम होती होगी, है ना। सो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। क्या नाम है इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर क्या करता है, प्रॉपर्टीज, पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास। ये जो मॉलिक्यूलर मास वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना अभी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या है, ठीक है। पॉलीमर आर क्लोजली रिलेटेड टू द, ये एक दूसरे, ये रिलेटेड होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर मास के द्वारा रिलेटेड है, उनके साइज से और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं पॉलीमर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मॉलिक्यूलर मास, साइज और स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी उसको हम लोग पॉलीमर प्रॉपर्टीज बोला जाता है, नाम ही है ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर।
द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमर चेन ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस, ये जो ग्रोथ होती है पॉलीमर चेन की इनके सिंथेसिस के टाइम पे किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द किसके ऊपर, मोनोमर्स के ऊपर इन द रिएक्शन मिक्सचर एंड दस द पॉलीमर क्या करता है, सैंपल कंटेन चेन इन वेरिंग लेंथ। दस द ये जो पॉलीमर होता है सैंपल, पॉलीमर सैंपल कंटेन करता है चेन ऑफ वेरिंग लेंथ एंड हैंस इट्स मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज क्या है, एक्सप्रेस एज एन एवरेज, ठीक है ना। तो ये जो पॉलीमर होता है सैंपल कंटेन चेन ऑफ वेरिंग लेंथ, बहुत मतलब अब वेरी लेंथ, अलग अलग लेंथ की चेन बना लेता है, या फिर हम लोग लेंथ की बारे में बात नहीं करती, वेरी लेंथ की चेन बना देता है एंड हैंस उसका मॉलिक्यूलर मास भी तो बड़ा होता जाता है ना, इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एन एवरेज। उनका मॉलिक्यूलर मास हम लोग क्या करते हैं, सबको प्लस करके, एवरेज हमेशा क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर ऑब्जर्वेशन छोड़ के जो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो एवरेज हो जाता है। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल फिजिकल मेथड। ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है हम लोग दो तरीक़ों से जान सकते हैं, केमिकली भी जान सकते हैं और फिजिकल मेथड से भी जाना जा सकता है, ठीक है ना। वेट करके भी जाना जा सकता है या तो फिर केमिकली भी जान सकते हैं कि थोड़ा सा ले लिया उठा लिया फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, उससे पता चल जाता है उसका मास। अगला है आपका लास्ट ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पॉलीमर जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पॉलीथीन क्या बायोडिग्रेडेबल है, क्या है आप बताओ। अगर उसको हज़ारों करोड़ों साल भी अगर हम लोग ज़मीन में दबा के रखेंगे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए वो हाईली पोल्यूटेंट सबस्टेंस है, इसलिए इसको कम से कम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर आर क्वाइट रेसिस्टेंट, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स होते हैं आर क्वाइट रेसिस्टेंट होते हैं टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस एंड आर दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट मटीरियल, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर, एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीमर जो होते हैं ये रेसिस्टेंट होते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस में, रोकते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस को रोकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स, रोका बोला ना, पॉलीथीन इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। अब इन्होंने लाइन को घुमा के बोला हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सच हो गया। पॉलीथीन ये क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस को एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द, इससे क्या होता है, इससे रिस्पॉन्सिबल हो गए ये एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉलिड पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एक्यूमुलेट करने के, पोल्यूशन फैलाने के, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को फैलाने के रिस्पॉन्सिबल हैं ये। सो क्या हो गया, दिस सॉलिड वेस्ट कॉज एक्यूट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये जो सॉलिड वेस्ट है ये है एक्यूट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट करता है एंड रिमेन अनडिग्रेडेड फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम तक क्या रहता है ये, क्वाइट क्या होता है, अनडिग्रेडेबल, अनडिग्रेडेड रहता है, ये ख़त्म नहीं होता, डिके नहीं होता, दैट्स वाई ये अनडिग्रेडेड रह जाता है। सो इन व्यू ऑफ द जर्नल अवेयरनेस, इन व्यू ऑफ द जर्नल अवेयरनेस, अगर हम लोग फैलाने की बात करें, जनरल अवेयरनेस के लोगों को, बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि भैया जनरल अवेयरनेस ज़रूरी है, लिफाफों के ऐसे ना फेंका करो, तरीके से फेंका करा करो एंड कंसर्न करें हम लोग इन प्रॉब्लम्स के ऊपर, फॉर द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट के ऊपर। तो सर्टन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं हैज़ बीन डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे आते हैं तो लोकल मार्केट्स में कम यूज़ होते हैं, फिर भी पढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ जर्नल अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट, सर्टन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड एंड दीज पॉलीमर कंटेन फंक्शनल ग्रुप, ये पॉलीमर जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। सिमिलरली द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द बायोपॉलीमर्स, जो बायोपॉलीमर्स होते हैं, ऑब्वियसली बायोपॉलीमर्स है तो ये बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, ऐसे पॉलीमर्स बनाने हैं लाइफ में जो बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है ना। सो दीज पॉलीमर्स, अभी उनको अवेयरनेस फैलाई है और ऐसी ये जो प्रॉब्लम्स हैं पॉलीमेरिक वेस्ट की लोगों को बतानी है। सर्टन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं हैज़ बिन डिजाइंड एंड डेवलप किए जा रहे हैं आजकल, ठीक है। स्टार्च से लिफाफे बना रहे हैं आजकल, स्टार्च जो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके आजकल बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो महंगे पड़ जाते हैं। अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो सके सो दैट कि ये पॉलीथीन ख़त्म हो सके, ऐसी क्वालिटीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप सिमिलर टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द बायोपॉलीमर्स, ठीक है ना। तो एलिफेटिक पॉलिएस्टर
एलिफेटिक पॉलिएस्टर आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये जो एलिफेटिक पॉलिएस्टर हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक चेन वाले, ठीक है, ये एल्कीन एरीन वाले, तो ये आ गया आपका एलिफेटिक polyester are one of the most important polyester, एलिफेटिक polyester are one of the most important class of biodegradable polymers की सबसे important क्लास है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या नाम है इसका? एलिफेटिक पॉलिएस्टर्स, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर गिवन बिलो, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जैसे आपका आ गया, फर्स्ट है आपका पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी बीट्रेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका आ गया कोबीटा हाइड्रोक्सी VALERAT वेलरेट PHBV, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कोपोलीमराइजेशन, ये ऑब्टेन्ड होता है बाय कोपोलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड से, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कोपोलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड से एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड से, ठीक है। इनको याद रखना पड़ेगा आपको। सो ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट जो है, को हाइड्रोक्सी वेलिट्रेट PHBV इज ऑब्टेन्ड कहाँ से? फ्रॉम द कोपोलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटोनिक BUTAOIC ब्यूटेनोइक एसिड से एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड से, ठीक है। तो PHBV इज यूज इन स्पेशलिटी पैकेजिंग में काम आता है, आर्थोपेडिक डिवाइसेस होते हैं एंड इन कंट्रोल रिलीज्ड ड्रग्स। ऑर्थोपेडिक क्या होते हैं? हड्डियों के रिलेटेड है ना। PHBV इज यूज इन स्पेशलिस्ट पैकेजिंग के काम आता है, ठीक है, स्पेशलिटी पैकेजिंग के काम आता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस जो बनाए होते हैं उनके काम आता है, एंड इज कंट्रोल्ड रिलीज्ड, अच्छा, एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग, अच्छा जी, रिलीज ऑफ ड्रग को कंट्रोल करने के काम आते हैं, पैकेजिंग के काम आता होगा, ठीक है। PHBV अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट, अगर हम लोग इन्वायरमेंट इसको कहीं पे फेंक दें वो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाएगी और फिनिश हो जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा ये। सो इसकी रिएक्शन देखेंगे, बड़ा करूँ छोटा करूँ, पहले ये देख लो ना इनकी। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड ऐसा होता है, CH3 CH2 COOH एंड ये OH हो गया, ठीक है ना। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया एंड ये आपका आ गया, ठीक है। OH, यहाँ पे OH ग्रुप भी लगा है, COOH ग्रुप भी लगा हुआ है, याद रखेंगे, मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे। एंड नेक्स्ट आपका पेंटोनिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, पेंटेन है तो एक में OH लगा है, COOH भी लगा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड। चलो इनसे बना हमका PHBV, ठीक है। नाम है इसका, फिर से पढ़ूंगी आपके लिए ना, अरे बाबा आजा, इसका नाम है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा क्या है ये, हाइड्रोक्सी वेलिट्रेट, तो इसका नाम हो गया PHBV। बार बार थोड़ी लिखेंगे PHBV, ये 2 वर्ड्स दो के लिए, ये 2 वर्ड्स दूसरे के लिए, वेलिट्रेट वाला। तो ये कंबाइन होके कुछ इस तरह से, हाइड्रोक्सी ग्रुप ने कंबाइन होके ना OH ग्रुप को गायब कर दिया ना, तो फिर ये कंबाइन होके ये बन गया। ये देखो यहाँ पे आपका आ गया ये वाला ग्रुप, OH है, O है, H गायब हो गया, यहाँ पे आ गया COOH भी क्या कंबाइन हो गया, यहाँ पे आ गया ये अलग हो गया, ठीक है। सो टू नाइलॉन, नेक्स्ट आपका है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिट्रेट पढ़ लिया हम लोग ने, PHBV पढ़ लिया। दूसरा नाम पढ़ेंगे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये भी इकट्ठा होके करेंगे, इसको भी कंबाइन होके बनाया होगा। सो इन एन अल्टरनेट पॉलीएमाइड को पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन, इट इज़ एन अल्टरनेटिंग, ये क्या है, किसका अल्टरनेट है? पॉलीएमाइड को पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन का, जिसका नाम है H2NCH2COOH हो गया, एंड अमाइनो
अमाइनो कैप्रोइक एसिड हो गया जो है H2NC H2 5 टाइम COOH हो गया, ठीक है ना, H2CH2 5 टाइम COOH, ठीक है, एंड इज बायोडिग्रेडेबल। कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कोपॉलीमर, क्या तुम राइट स्ट्रक्चर बना सकते हो कोपॉलीमर्स का? अब यहाँ पे बनाओ, ये आपको बनाना है, यहाँ पे लिखा नहीं, इन्होंने बनाया नहीं है तो ये आपको बनाना है, तो बना लेना, फिर बाद में बना दूँगी यार। अभी हम लोग चैप्टर ख़त्म करने की बात करेंगे। नीचे कमेंट में लिख देना कि मैम इसके क्वेश्चन करा दो, मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी, लेकिन अभी कोई देख रहा नहीं है तो मैं डालूँगी भी नहीं। फ़िलहाल मैं चैप्टर्स ख़त्म कराने पर लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को अभी तक रीच वगैरह नहीं है, अभी मेरे स्टूडेंट्स कोई परमानेंट बने नहीं है, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ डाल रही हूँ। अगर आप सच में देख रहे हो मेरी वीडियोस को तो कमेंट करके बोलो मैम आंसर्स भी चाहिए, मैं दे दूँगी, या फिर अगर तब भी अगर आंसर नहीं चाहिए तब भी मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो लास्ट में आपका पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, जो पॉलीमर जो होते हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो बिसाइड द पॉलीमर ऑलरेडी डिस्कस, हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, नायलॉन 6 नायलॉन 6 ब्यूइन और भी बहुत सारे, टेफ्लॉन स्टीयरीन का नाम लिया हुआ है। आगे सम अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर्स एंड द यूजेस आर गिवन इन द बिलो। ये एक बॉक्स सा बनाया हुआ है, ठीक है। ओ यार तुम कहाँ स्टार्ट हो जाते हो। सो करते हैं फिर इसको, ये मैं गायब हो जाती हूँ, आपको मैंने कहा तुमको चाहिए मुझे, अच्छा जी। तो ये टेबल है, सम अदर, इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, सम अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स आ गए। तो ये नेम ऑफ द पॉलीमर हो गए, ये मोनोमर्स हो गए, ये नेम ऑफ द पॉलीमर है, ये मोनोमर्स के नाम है, ये इनका स्ट्रक्चर है और इनका यूजेस है। तो सबसे पहला आपका आ गया पॉलीप्रोपीन, प्रोपीन है इसका मोनोमर, इसको कंबाइन करेंगे प्रोपीन आ जाएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ रोप, टॉय, पाइप्स, फाइबर एंड एक्स्ट्रा बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीस्टेरीन, स्टेरीन ग्रुप है, स्टेरीन ग्रुप ये रहा, इसमें एक बेंजीन और बाकी 2 कार्बन वाले हैं। एंड इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, काम इंसुलेटर बनाने के काम आता है, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी आपने सुनी होगी, विनाइल क्लोराइड हो गया, तो ये आपका आ गया। क्लोराइड है तो क्लोराइड ग्रुप भी लगा हुआ है, CH2CnCl CHCN। मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट बनाने के काम आता है, हैंडबैग, विनाइल फ्लोरिंग, फिर फ्लोरिंग के काम आता है, वाटर पाइप्स बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, राइजीन है, ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड राइजीन हो गया, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं, ये आपका आ गया यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। CnHCONHCH2 एंड टाइम्स एंड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स बनाने के काम आएगा एंड लेमिनेटेड शीट बनाने के काम आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, GLYPTL, क्लिप्टल, इथिलीन ग्लाइकोल एंड फिथेलिक एसिड, इथिलीन ग्लाइकोल एंड फिथेलिक एसिड, ये आपका आ गया कंबाइंड। CH2CH2OOC, यहाँ पे देखो ना ओइक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CO लगा हुआ है, यहाँ पे ये तुम्हारा फिनाइल लगा हुआ है, फिथेलिक एसिड, इसी को बोला था ना फिथेलिक एसिड। ये आपका मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लिक्वर के मैन्युफैक्चर में काम आता है। एंड लास्ट में है आपका बकलाइट, ये नाम सुना था हमने, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, एंड फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड कंबाइन करके क्या बनाया इसने, ये आपका OH ग्रुप आ गया, ये इकट्ठा हो गया, यहाँ पे 2 करके 2 बेंजीन ग्रुप लगे, OH लगा हुआ है। सो फॉर मेकिंग क्या बनाने के लिए, कोम, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क बनाने के काम आता है, ठीक है। चलो फिर, तो ये यहाँ पे इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म, पॉलीमर हो गया ख़त्म। मैं थक गई, 42 मैंने लगातार बोल के मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया पॉलीमर, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी फिर से बुक 1 स्टार्ट करूँगी, और बुक 1 मुझे पता है अभी नवंबर में तो कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ख़त्म कर दी होगी, लेकिन मैंने अपना काम ख़त्म करना, बेशक मुझे रीच नहीं मिलती है, ये अलग बात है। तो अगर आपको रिवीजन करनी होती है तो मेरे वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू करें, क्योंकि मुझे, कहाँ गई मैं, हाँ, मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की ज़रूरत है, ओके। सो मेरा दूसरा चैनल भी है फनजिला आर्ट्स, वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पेंटिंग्स, स्केचेस, मेरे बच्चों के साथ ब्लॉग्स, फन गेम्स एंड एक्स्ट्रा बहुत कुछ करती रहती हूँ, तो वो भी मेरा चैनल है फनजिला आर्ट्स। चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे,
ठीक है। और मेरी 12th क्लास के जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक भी आपको मिल जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे अगर आपको नहीं ऊपर पता चलता है डिस्क्रिप्शन पे ऐड ऑन होते हैं, तो वहाँ से देख लीजिए। एंड हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, सो दैट यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय।